भारतीय संविधान के तहत ये हमारा अगला चैप्टर है और इसका नाम है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत होता है? तो देश के शासन के लिए आधारभूत नीति निर्देशक तत्व होता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसकी बात की जाती है। ये देश के शासन के आधारभूत तत्वों के रूप में शामिल माने जाते हैं, शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 37 की बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भाग 4 में अंतर्विष्ट या निहित उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। प्रवर्तनीय का मतलब है इनको लागू कराने के लिए राज्य के अगेंस्ट हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? तो इसका आदर्श जो है नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिस्थापित है। आंसर बी हो जाएगा। जब हम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। नीति के निर्देशक तत्वों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से प्रेरित हैं। जैसे जब हम अनुच्छेद 38(1) पढ़ते हैं तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। इसी प्रकार अनुच्छेद 38(2) में भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 की बात करें तो इसमें लैंगिक समानता को स्थापित करने पर बल दिया गया है। वहीं आर्टिकल 39A में पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन करने का अधिकार होना चाहिए बात की गई है। और 39D में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि हमारे जो भारतीय संविधान में डीपीएसपी है ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ये सारी बातें राज्य के कल्याणकारी तत्वों के अंतर्गत आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में हमें सही कथन देखना है। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सही हो जाएगा। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये भी सही हो जाएगा। इनको लागू करने के लिए हम किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। आंसर सी होगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अनुच्छेद 37 इसमें कहा गया है कि इस भाग अर्थात भाग 4 में और अनुच्छेद कहाँ से 36 से लेकर 51 तक के अंतर्गत शामिल उपबंध किसी भी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इनको लागू कराने के लिए हम राज्य के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते, किंतु फिर भी इन तत्वों का देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये भी देखा जाएगा कि राज्य जब भी कोई विधि बनाए तो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ही विधि बनाए। अनेक प्रकार की जो योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं वो सब डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही चलाए जाते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के रूप में डीपीएसपी को लेकर न्यायालय नहीं जा सकता है, क्योंकि यह प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के खंड में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। यह सब किसके तहत है? डीपीएसपी के अनुच्छेद 51 के तहत बात की गई है। यह राज्य के कर्तव्य होंगे। अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं उठाकर पूछा जाता, क्वेश्चन अब घुमाने वाले आते हैं। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? अब यहाँ आर्थिक न्याय है, हमें देखना आर्थिक न्याय का कहाँ कहाँ पर उल्लेख किया गया है। पहला उद्देशिका और मूल अधिकार, तो उद्देशिका में किया गया है लेकिन मूल अधिकार में नहीं किया गया, आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इस दोनों में किया गया है, आंसर भी सही हो जाएगा। मूल अधिकार में नहीं है, आंसर सी गलत हो जाएगा। और उपयुक्त में से कोई तो होगा नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन शब्दों से उठ के आ रहे हैं कि आर्थिक न्याय की संकल्पना कहाँ कहाँ है? उद्देशिका और डीपीएसपी में, आंसर भी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कौन से प्रावधान निम्न प्रावधानों पर विचार करना है जो हमें गांधीवादी सिद्धांत की ओर ले जाते हैं, कौन सा सही है? तो पहला कह रहा है कि भारतीय नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता या सिविल कोड, ये नहीं होगा। ग्राम पंचायतों का गठन, महात्मा गांधी इस पर जोर देते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, इसको भी। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, यह नहीं होगा, आंसर 2 और 3 हो जाएगा। गांधीवादी सिद्धांत हैं। तो गांधी जी सामाजिक और आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उन्होंने कभी भी समान नागरिक संहिता की बात नहीं की। समान नागरिक संहिता से तात्पर्य एक ऐसे कानून से है जो सभी नागरिकों के पारिवारिक मामलों में जाति एवं धर्म से परे रहकर समान विधि को लागू करता है। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। इसके लिए वे ग्रामों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने की हिमायती थे, मतलब बात क्या करते थे। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के संगठन की अवधारणा भी गांधीवादी सिद्धांतों से मेल खाती है। यहाँ गांधी जी ने कहा था कि विभिन्न धर्मों में एकता के लिए अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के कथनों से समान नागरिक संहिता के पक्ष में गांधी जी के झुकाव को देखा जा सकता है, किंतु उन्हें कभी भी स्पष्ट रूप से समान नागरिक संहिता की बात नहीं की है महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? पहला, राज्य आय, परिस्थिति, सुविधाओं और अवसरों की समानता को कम करने का कार्य करेगा, ये सही हो जाएगा। सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित करना होगा, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये भी तीसरा भी सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, चौथा भी सही हो जाएगा। तो ये सारे डीपीएसपी में हैं। अनुच्छेद 38 कहता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात करता है, द्वारा सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना होगा। डीपीएसपी की सबसे अच्छी, अगर कोई पूछे कि कौन सा आर्टिकल है, तो हम आर्टिकल 39 की बात करेंगे,
क्योंकि आर्टिकल 39 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बातें कही गई हैं जो लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। तो देखते हैं आर्टिकल 39 में क्या क्या है। ए में कहा गया है सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। बी सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण होगा। सी धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना होगा। इसका मतलब यह है किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथ में धन का संकेंद्रण नहीं हो सकेगा, जो कि हम अब देखते हैं, क्योंकि उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो डीपीएसपी में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार ऐसा प्रयत्न करेगा कि धन और उत्पादन के जो साधन हैं उनका मोनोपोली नहीं होने पाएगा या कुछ हाथों में इकट्ठा नहीं होने पाएगा। राज्य प्रयत्न करेगा कि सबको समान रूप से अवसर प्राप्त हो। डी कह रहा है पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा। कोई भी जेंडर के आधार पे वेतन को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि मेहनत दोनों एक बराबर करते हैं तो दोनों को समान वेतन भी दिया जाएगा। अगला कर्मकारों तथा बालकों को स्वास्थ्य, यहाँ कर्मकारों तथा बालकों को स्वास्थ्य और शक्ति तथा अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण प्रदान करना होगा। अवस्था के दुरुपयोग से मतलब है जो ट्रैफिकिंग बढ़ती जा रही है वर्तमान में, राज्य उस पर भी ध्यान देगा। और एफ बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर सुरक्षित करना। तो ये आर्टिकल 39 डीपीएसपी का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। आर्टिकल 39 ने इसको जो है संशोधन करके जोड़ा गया था। इसमें समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की बात करता है। इसके थ्रू हम लोगों ने नालसा, सालसा, डालसा की स्थापना किया। अनुच्छेद 43 कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति या सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। जो हमारे कुटीर उद्योग धीरे धीरे नष्ट हो गए थे, तो अब उनको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास राज्य करेगा और इस समय इसमें प्रगति भी देखी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सही कथन देखना है। पहला कह रहा है कि मौलिक अधिकार रक्षणीय नहीं है, इसलिए इन्हें संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित करके हटाया या फिर निरस्त किया जा सकता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट रक्षणीय हैं और प्रवर्तनीय भी है। हम अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए गुहार कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, मौलिक अधिकारों को साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता है, इनके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। और अगली बात जो है कि ये संसद ही मौलिक अधिकारों पर संशोधन कर सकता है, राज्य सरकारों को इसमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्य के पहल करने के राज्य के नीति निर्देशक दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत प्रकृति के हैं, ये सही हो जाएगा। इनको लागू करने के लिए हम लोग न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में सही कथन देखना है। पहला कह रहा है ये केवल विधायी मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश देता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ विधायी मामलों के साथ जो है कार्यपालिकी और प्रशासकीय मामलों पर भी जो है संवैधानिक निर्देश देते हैं डीपीएसपी। दूसरा कह रहा है गायों और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करना गांधीवादी विचारधारा पर आधारित एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये सही हो जाएगा, आंसर बी सही होगा। नीति निर्देशक तत्व संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें विधायिका, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए हैं। नीति निर्देशक तत्वों को मूल रूप से तीन सिद्धांतों में बांटा जा सकता है। एक समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा उदार बुद्धिजीवी सिद्धांत। तो गांधीवादी विचारधारा में क्या है, गांधी जी ग्राम पंचायतों पर बहुत जोर दिया करते थे। ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा राज्य और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में
कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक होंगे। अनुच्छेद 40। इसी के लिए हम लोगों ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया था। अगला, ग्रामीण इलाकों में व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर स्थापित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। अनुच्छेद 43 के तहत है। नेक्स्ट, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना होगा। आर्टिकल 43B के तहत है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा दिया जाएगा। आर्टिकल 46 के तहत ये सभी गांधीवादी विचार हैं। और गांधीवादी विचारों के अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंधित होगा। आर्टिकल 47 कह रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम दवाओं के रूप में जो ड्रग्स का यूज करते हैं वो तो प्रतिबंधित नहीं होगा, लेकिन जो ऐसे ड्रग्स जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं वो प्रतिबंधित हो जाएंगे आर्टिकल 47 के तहत, और ये राज्य को कार्य सौंपा गया है। नेक्स्ट, गाय, बछड़ा तथा अन्य दुधारू एवं वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार तथा उनकी बलि पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा राज्य। अनुच्छेद 48 के तहत। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ और देना, दुधारू पशुओं पर इस समय और वाहक पशु ऐसे होते हैं ना, जब पहले ज़्यादा मशीनों का यूज नहीं किया जाता था तो इन्हीं को गाड़ी घसीटने के लिए, चलाने के लिए वाहक के रूप में यूज किया जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, ट्रैक्टर आ रहे हैं, अदर प्रकार के जो वाहन आ रहे हैं, तो अब वाहक पशुओं की कमी हो गई है, ना के बराबर कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो राज्य यहाँ भी उनको वाहक पशुओं को कम करने और दुधारू पशुओं की नस्लों को सुधारने का प्रयत्न करेगा। ये सभी गांधीवादी विचार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वर्णन सभी करता है, लेकिन हमें सबसे अच्छा को देखना है। पहला कह रहा, मौलिक अधिकार सकारात्मक हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक नकारात्मक है। ये गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन DPSP के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। राज्य जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा तो DPSP को इग्नोर नहीं करेगा। बी कह रहा, मौलिक अधिकार नैतिक और राजनैतिक रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत के पास कानूनी मान्यता होती है। ये भी गलत हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि DPSP के लिए न्यायालय न्यायालय नहीं जा सकता, फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं। और अगला कह रहा है, मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्तिगत कल्याण के लिए होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व एक समुदाय के लिए होता है। उसमें किसी एक व्यक्ति की कल्याण की बात नहीं की जाती। सरकार जब भी नियम बनाता है तो समुदाय को आधार मानकर ही नियम बनाता है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बिना किसी कानून के आवश्यकता के स्वतः लागू किया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून की जरूरत होती है। ये गलत हो जाएगा। DPSP को लागू करने के लिए कानून की जरूरत होती है, जबकि मौलिक अधिकार अपने आप ही लागू होते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर सी होगा। यहाँ हम लोग मौलिक अधिकार और DPSP नीति निर्देशक तत्वों में अंतर समझते हैं। प्रमुख अंतर क्या है? मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनमें कुछ राज्यों के प्राधिकार को सीमित कर देता है, जबकि DPSP सकारात्मक प्रकृति के होते हैं क्योंकि सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है और सरकार अपने संसाधन के हिसाब से इनको लागू करती है। अगला, फंडामेंटल राइट अधिकारों के साथ कानूनी प्रतिबंध जुड़े होते हैं, जबकि DPSP में अधिकारों के साथ नैतिक और राजनैतिक प्रतिबंध जुड़े होते हैं। फंडामेंटल राइट व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत और व्यक्तित्ववादी अधिकार कहा जाता है, जबकि DPSP समाज कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इन्हें समाजवादी अधिकार भी कहा जाता है। और फंडामेंटल राइट के कार्यान्वयन के लिए किसी भी कानून की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये स्वतः लागू होते हैं, जबकि DPSP के कार्यान्वयन के लिए
कानून की ज़रूरत होती है क्योंकि ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही कथन पर देखना है। पहला कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार है। अभी हमने पढ़ा कि ये डीपीएसपी में आते हैं तो मौलिक अधिकार तो हो ही नहीं सकते। दूसरा, डीपीएसपी लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, तो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। अनुच्छेद 48 में इसका प्रावधान किया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर डी होगा, ना तो ए और ना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत देखा जा सकता है। पहला कह रहा है प्राकृतिक वातावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव शामिल हैं, की रक्षा करना और उसका संवर्धन यानी प्रमोट करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना भाग 4 के अंतर्गत आता है या नहीं। तो ये भाग 4 के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि इसको अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की सूची में रखा गया है, ना कि डीपीएसपी भाग 4 के अंतर्गत। दूसरा, प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और जब तक कि सभी बालक 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर ले तब तक उन्हें शिक्षा प्रदान करना, ये भाग 4 में आ रहा है, तो आंसर दूसरा सही हो जाएगा। संविधान के भाग 4A के अंतर्गत वर्णित मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A(G) में प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखा गया है। दूसरा, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध करने का प्रयास नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 के तहत एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिताएं क्या क्या है, पूछ रहा है। पहला कह रहा है ये भारतीय संघ के सभी प्राधिकृत क्षेत्रों के लिए निर्देशों के दस्तावेज यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान है, सही है। दूसरा कह रहा है ये न्यायालय के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं, तो ये भी हो जाएगा, टार्च बियरर। तीसरा कह रहा है ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक है, पूरक की बात कर रहा है, ये भी सही हो जाएगा। आंसर डी होगा, सभी सही हो जाएंगे। तो नीति निर्देशक तत्व तो भले ही कोई विधिक अधिकार एवं कोई कानूनी उपचार नहीं प्रदान करते, फिर भी वे कुछ ऐसे मामले हैं जहां वे उल्लेखनीय और लाभदायक हैं। जैसे ये अनुदेशों या भारतीय संघ के सभी अधिकृत क्षेत्रों को संबोधित सामान्य संतुतियों की तरह है। ये उन्हें उन सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं और इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ ही ये न्यायालयों के प्रति मार्गदर्शक हैं। ये न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जो कि विधि के संवैधानिक वैधता के निर्धारण वाली शक्ति होती है, के प्रयोग में सहायक होते हैं और ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। ये भाग 3 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन, डीपीएसपी के प्रकृति में समाजवादी की अब बात कीजिए। अभी तक हमने गांधीवादी तत्वों को, सिद्धांतों को पढ़ा, अब समाजवादी देखते हैं कौन कौन सा। पहला है न्यायिक समानता को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, यह समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह, पारिश्रमिक, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, ये भी समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये भी समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है, तो सभी सही हो जाएंगे। तो प्रकृति समाजवादी सिद्धांत देखें, ये सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं। ये एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, कल्याणकारी राज्य के लिए मार्ग निर्धारित करना होता है। समाजवादी सिद्धांत में न्यायिक समानता को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराना, आर्टिकल 39A की बात कर रही है। इसी के साथ हमने नालसा, सालसा, डालसा लाए। सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह, पारिश्रमिक, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना अनुच्छेद 43 के तहत है।
और पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना और अनुच्छेद 47 के तहत है। ये सभी समाजवादी तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सही कथन देखना। पहला कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण, वन और वन्यजीवों के संरक्षण का प्रावधान करता है। सही हो जाएगा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों से प्राणी मात्र के प्रति दया भाव की अपेक्षा रखता है। ये भी सही हो जाएगा। अब ये पहले में तो अनुच्छेद दे दिया, लेकिन दूसरे में अनुच्छेद नहीं दिया, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है दूसरा तो। लेकिन बात संविधान की कही गई है कि संविधान में वर्णन किया गया है, तो आंसर सी हो जाएगा। अब हमें डीपीएसपी के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन में सत्य कथन को देखना। पहला कह रहा निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में उल्लिखित हैं और ये आयरलैंड के संविधान में उल्लिखित निदेशक तत्वों तथा गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है। सही हो जाएगा। अगला कह रहा है ये भाग 3 द्वारा प्रदत्त राजनैतिक अधिकारों की तुलना में आर्थिक और सामाजिक अधिकार देते हैं। ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि भाग 3 जो फंडामेंटल राइट वो राजनीतिक अधिकार देता है, लेकिन डीपीएसपी भाग 4 में आर्थिक और सामाजिक अधिकार देते हैं। बी भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निदेशक तत्वों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। इनको सरकार कानून बनाकर ला सकती है, नई नई योजनाएं लाती हैं, बजट में इन योजनाओं की बात की जाती है। 1971 में 25वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि यदि निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्रभावी बनाने वाले कानून बनते हैं, तब वे इस आधार पर अमान्य नहीं होंगे कि वह मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब जो डीपीएसपी है कुछ मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है। आंसर 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन निकायों द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन किया जाता है। राज्य की कार्यपालिका करती है, राज्य विधायिका ये भी करती है, संघ कार्यपालिका करती है और जीवन बीमा निगम LIC ये भी करती है। सभी आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, हमें सही कथन देखना। पहला कह रहा निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय असंवैधानिक तथा अवैध घोषित नहीं कर सकता। सही हो जाएगा। और मूल अधिकार निदेशक तत्वों के उच्चतर है। ये भी सही हो जाएगा। मूल अधिकार डीपीएसपी से ऊंचा है, तो दोनों आंसर सही हो जाएगा। आंसर सी होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि डीपीएसपी गैर न्यायोचित चरित्र के होते हैं, इसलिए न्यायालय किसी भी निदेशक सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को असंवैधानिक या अवैध घोषित नहीं कर सकते। हालांकि वे किसी कानून की वैधता को इस आधार पर बरकरार रख सकते हैं कि वे किसी निदेशक सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया था। मिनर्वा मिल्स ये मामला था 1980 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की स्थापना मूल अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन के आधार पर की गई है। वे दोनों ही सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता का मूल आधार हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि मूल अधिकारों का नीति निर्देशक सिद्धांतों से उच्चतर है, ऊपर रखा गया है। अगला क्वेश्चन मिनर्वा मिल्स मामले में 42वें संविधान संशोधन के न्यायिक पुनर्वलोकन के बाद निम्नलिखित में कौन से नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के मौलिक अधिकारों पर अधिमान्यता प्राप्त है। ये कुछ मिनर्वा मिल्स बात समझ लेते हैं। हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन किया था और उसमें प्रावधान किया था कि डीपीएसपी तत्व को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा जाएगा और इसको मिनर्वा मिल्स मामले में चुनौती दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत अनुच्छेद 39B और 39C को अधिमान रख सकते हो मौलिक अधिकार के ऊपर, लेकिन संपूर्ण डीपीएसपी को नहीं रखा जा सकता। तो पढ़ते हैं इसमें क्या क्या बात कहा गया था। अनुच्छेद 39A जिसके तहत पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों के समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, ये नहीं था क्योंकि मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विलोकन के थ्रू अनुच्छेद 39B और 39C दोनों को अधिमान
किया था मूल अधिकारी के ऊपर अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत। और डी भी नहीं होगा, तो 2 और 3 सही हो। 42वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 के मौलिक अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को अधिमान्यता प्रदान की, परंतु मिनर्वा मिलवाद में 44वें संशोधन की न्यायिक समीक्षा के बाद अनुच्छेद 39B और 39C को छोड़कर अन्य नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों को अधिमान्यता मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है? पहला कार्य बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना नहीं है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान प्रस्तुत की भावना का निर्माण करना ये भी नहीं है। 2 और 3 मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखे गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत रखे गए हैं, जबकि ये दोनों DPSP के अंतर्गत हैं। तो आंसर 1 और 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है? पहला, समान कार्य के लिए समान भुगतान, ये सही है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये गांधीवादी सिद्धांत पे आधारित है, ना कि समाजवादी सिद्धांत पे। और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये भी सही हो जाएगा। आंसर A1 और 3 होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में की गई है? अभी हमने पढ़ा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति में समाजवादी हैं। देखना कौन कौन से समाजवादी हैं। न्यायिक समानता को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये समाजवादी के अंतर्गत आता है। सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह पारिश्रमिक, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, ये भी समाजवादी के अंतर्गत आता है। लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, तीसरा भी, तीनों समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं, सभी सही हो जाएगा। तो जितने भी समाजवादी सिद्धांत है DPSP में, उनको एक बार देख लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण का संवर्धन करें और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करें। कम तो नहीं किया जा सकता कम्प्लीटली, लेकिन कम करने का प्रयास किया जा सकता है। ये राज्य को निर्देशित करता है अनुच्छेद 38 के तहत। इसके अलावा राज्य ये सुनिश्चित करें कि सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन हो, सार्वजनिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण हो, धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक हो, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, बालात उत्पीड़न के विरुद्ध श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का संरक्षण हो और बच्चों के लिए स्वास्थ्य विकास के अवसर उपलब्ध हों, अनुच्छेद 39 के तहत है। तो हमने पहले भी बताया था आर्टिकल 39 DPSP में बहुत ही प्यारा अनुच्छेद है और इसमें लोक कल्याण की बात की जाती है और ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। आर्टिकल 39A में न्यायिक समानता को बढ़ावा देना तथा निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में काम पाने, शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित करना, ये भी समाजवादी तत्व के अंतर्गत ही आता है। और काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करना, यह अनुच्छेद 42 के तहत आता है। और अनुच्छेद 43 के तहत सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह पारिश्रमिक, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये सभी समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत पर जोर देकर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए राज्य को कहा गया है। और अनुच्छेद 47 के तहत लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये सभी राज्य के कर्तव्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सही कथन देखना है। पहला कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना न्यायालय में प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार है, ये गलत हो जाएगा। डीपीएसपी के तहत रखा गया है तो ये मौलिक अधिकार तो होगा नहीं, इसलिए न्यायालय में जाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट करा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 48 में स्पष्ट रूप से इसका वर्णन किया गया है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। पहला निःशुल्क विधिक सहायता है। दूसरा कह रहा है ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, आंसर ये सही होगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है जो कि गांधीवादी तत्वों में शामिल है। और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का प्रावधान किया गया है जो कि उदारवादी तत्वों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 44 में, जो कि उदारवादी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें सत्य कथन देखना। पहला कह रहा है संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, सही है। अगला कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ये भी सही हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। सभी सही हो जाएंगे, आंसर डी हो। अगले क्वेश्चन में सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है, हमें मिलान देखना है या मिलान करना है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 में क्या राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का बात करता गांधीवादी विचार है। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। और अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में उपबंध करता है, तो सभी सुमेलित हैं, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सही कथन देखना। पहला कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रदत्त निर्देशक तत्वों के अतिरिक्त भी संविधान के अन्य भागों में निर्देश दिए गए हैं, ये सही है। निर्देशक तत्व के डीपीएसपी जो भाग 4 में, इसके अलावा भी संविधान में अन्य कई ऐसे आर्टिकल हैं जो नीति निर्देशक तत्वों की तरह कार्य करते हैं। दूसरा चंबकम दोराई राजन मामला, इसमें नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा उच्च मानते हुए निर्देशक तत्वों को प्राथमिक स्थिति प्रदान की गई, ये गलत हो जाएगा। चंबकम दोराई राजन मामले में कहा गया था कि जब भी नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में टकराव की स्थिति होगी तो वहाँ मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व पर प्रभावी हो जाएगा, आंसर ए सही होगा। डीपीएसपी के अलावा अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 350 और 351 में नीति निर्देशक की बात की गई है। चंबकम दोराई राजन मामला जो कि 1951 का था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की थी कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच किसी भी टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन से कार्यक्रम या कानून संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए बनाया गया है। पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये भी है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम ये भी है और दंड प्रक्रिया संहिता ये भी है। सभी को बनाया गया है नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के। तो जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया, प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया और सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण 1971 में किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया जिससे गरीबों को निःशुल्क और उचित कानूनी सहायता प्राप्त हो। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को वन्य जीवों के सुरक्षा कवच के रूप में प्रभावी बनाया गया। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 राज्य के लोक सेवा में कार्यकारिणी को विधिक सेवा से अलग करती है। इस विभाजन से पूर्व जिला प्राधिकरण विधिक शक्तियों का इस्तेमाल परंपरागत कार्यकारी शक्तियों के साथ करते थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी नीति निर्देशक तत्वों के लागू करने के संदर्भ में किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ दूसरा तरफ प्रावधान दिया हुआ है, हमें
सही मिलान करना है। आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन हो। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता हो। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संबंधी बात करता है और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान करता है। आंसर 2134, आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सत्य कथन देखना है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, सही हमने पढ़ा है। इसको न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई, ये भी सही हो जाएगा। और यह सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत है, ये भी सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, बाकी हम पहले पढ़ ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के संदर्भ में यह सुपात्र लोगों को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, ये सही हो जाएगा। यह विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का संचालन करता है, ये भी सही हो जाएगा। और नीतियों एवं निर्देशों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई, सालसा, ये भी सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे, आंसर डी होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है तथा गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क सहायता की व्यवस्था की गई है। समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन किया गया। इसका कार्य कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन तथा निगरानी करना है। यह सुपात्र लोगों को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करता है तथा विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का संचालन करता है घूम घूम कर। प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका कार्य नालसा के नीतियों और निर्देशों को कार्य के रूप में देना और लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करना तथा लोक अदालतें संचालित करना है। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जो लोक अदालतों के थ्रू सौहार्दपूर्वक निपटाए जाते हैं और लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख मौजूद है? तो इसमें नीति निर्देशक तत्व, आंसर बी सही हो जाएगा। समान नागरिक संहिता यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करता है 44 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अधीन निम्नलिखित में कौन सा एक उपबंध नहीं है? काम पाने का अधिकार है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपबंध, ये भी है। भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और समान यानी सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, ये नहीं होगा। इसका वर्णन मौलिक कर्तव्य में किया गया है। और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका से अलगाव, अनुच्छेद 50 डी हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। DPSP में सी का उल्लेख नहीं किया गया है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में देखना कौन सा कथन सही नहीं है। पहला करा, निर्देशक तत्व सामाजिक न्याय के लिए निश्चित आदर्श स्थापित करते हैं, सही हो जाएगा। निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 तक ही सीमित नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। संविधान के अदर ऐसे आर्टिकल हैं जहां नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। निर्देशक तत्व के समर्थन में संस्वीकृत कानूनी है, यानी न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। कानून के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसका लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्देश्य को पूरा करना है, डी सही हो जाएगा। तो जिसका ऑर्डर नहीं किया गया सी है, बाकी सब सही हो जाएंगे। अब कुछ कथन दिए गए, हमें देखना कौन सा सही है। पहला करा, जबकि मूल अधिकार राज्य के अभिकार पर निर्बंधनों के रूप में होते हैं, नीति निर्देशक तत्व तत्सम प्रभावी सरकार को कतिपय कार्य करने और अपने कार्यों से कतिपय लक्ष्य प्राप्त करने के अनुदेशों के उपकरण के रूप में होते हैं, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, तथापि नीति के निर्देशक तत्वों को विधानों द्वारा कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता होती है और जब तक कि निर्देशक तत्व में अधिकाधिक नीति को कार्यान्वित करने वाली कोई विधि उपलब्ध नहीं है, ना तो राज्य ना ही कोई व्यक्ति किसी विद्यमान विधि अथवा विधिक अधिकारी को
कोई निदेश या ग्रहण करने के नाम पर अतिक्रमण कर सकता है, ये भी सही हो जाएगा। अगला कह रहा कि निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है और व्यक्ति के पक्ष में न्याय योग्य अधिकार का सृजन रखते हैं, ये गलत हो जाएगा। आंसर 1 और 2 होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। डीपीएसपी में है आर्टिकल 44। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इस सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा, सही हो जाएगा। किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तब भी संविधान की यह अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर हमारे देश के शासन में मूलभूत हो। डी ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमें सही कथन देखना है। पहला कह रहा है, राज्य के निदेशक तत्व तो भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए है, सही हो जाएगा। और भारत के संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निर्बंधनों के अधीन है, ये भी सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान के मूल विशेषताओं में से एक। यह जरूरी नहीं है कि हर देश का अपना हर देश धर्मनिरपेक्ष हो। बहुत से ऐसे देश हैं जो धर्म को लेकर चलते हैं, तो इस्लामिक कंट्रीज में देखा जा सकता है। तो आंसर 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, हालांकि यह किसी देश के संविधान की अनिवार्य विशेषता नहीं है। पाकिस्तान, वेटिकन सिटी इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, डीपीएसपी के तहत हमें देखना कौन सा सही नहीं है। पहला कह रहा, भारत के संविधान के भाग 4 में उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही हो जाएगा। देश के शासन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो मूलभूत हैं, ये भी सही हो जाएगा। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में निर्देशक तत्व को लागू करे, ये भी सही हो जाएगा। निर्देशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है, ये गलत हो जाएगा। निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में निम्नलिखित में कौन कौन से शामिल है? समान नागरिक संहिता शामिल है, मद्यपान निषेध ये भी शामिल है, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, हैंडलूम इंडस्ट्री ये भी सही है, पशुओं को मारने पर रोक लगाना और उनके जो है नस्लों को सुधारना ये भी दिया गया है, ग्राम पंचायतों के गठन को प्रोत्साहित करना ये भी दिया गया है। सभी निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। आंसर डी सभी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों के संबंध में सही कथन देखना। लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा, ये सही हो जाएगा। जीवन स्तर ऊंचा उठाना जिसमें संसाधनों का समान वितरण है, ये भी सही हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये भी सही हो जाएगा। आंसर डी सही होगा, सभी डीपीएसपी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन अधिकारों के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता? मतलब कि किन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। पहला, महिलाओं और पुरुषों में समान काम है तो समान मजदूरी देने के लिए इसमें नहीं जाया जा सकता, डीपीएसपी में है। आर्थिक शोषण के विरुद्ध इसमें भी नहीं जाया जा सकता, ये भी डीपीएसपी में है। काम की उपलब्धता के लिए ये भी डीपीएसपी में, इसके लिए भी नहीं जाया जा सकता। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा सुविधा देना ये भी है। और सुविधाजनक जीवन यापन ये भी है। सभी डीपीएसपी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। किसमें? डीपीएसपी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और हमें पता है कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो इनको प्राप्त करने के लिए या लागू करने के लिए हम न्यायालय की शरण में नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सही देखना कौन सा है? पहला कह रहा है, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन लगाते हैं, गलत। और कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन लगाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। हमें पढ़ा डीपीएसपी सकारात्मक है और ये निर्बंधन नहीं लगाता, राज्य को ये करने का जो है निर्देश देता है। इस वजह से आंसर ना तो ए होगा और ना ही बी, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
हमें सही कथन देखना है डीपीएसपी के संदर्भ में। पहला कह रहा है 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्राप्त करने के नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ये गलत हो जाएगा, समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 47 मादक पेय पदार्थों और ड्रग्स के उपभोग को प्रतिबंधित करता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। ये सही हो, दूसरा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है संविधान नीति निर्देशक तत्व समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी सिद्धांतों का वर्गीकरण करता है, तो ये गलत हो जाएगा। संविधान इनका वर्णन नहीं करता, वर्गीकरण भी नहीं करता। हम लोग अपने सुविधा के हिसाब से जो है इसको वर्गीकृत कर देते हैं, जबकि संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। आंसर 2 सही हो जाएगा। और आज की क्लास का डीपीएसपी का अंतिम क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 43A के तहत श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 43A के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 43A यह प्रावधान करता है कि राज्य उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाएगा। यहाँ से डीपीएसपी की क्लास खत्म होती है। अब हम मूल कर्तव्य की क्लास करेंगे।